बैक पेन लंबे समय तक रह सकता है उन महिलाओं में जो हाई हील्स लगातार पहनती हैं? आपने पूरे बॉडी की जो वॉकिंग मैकेनिज्म उसको अल्टर कर दिया है बिकॉज ऑफ योर हाई हील। कई बार लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि झुके और फिर उठ नहीं पाए। ये क्या कंडीशन होती है और क्या ये अचानक किसी को भी हो सकती है? जो लोग सेडेंट्री लाइफ जीते हैं उनमें कमर दर्द के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 90% ऑफ द डिस्क प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम शुड बी एंड कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। आपको सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करना है। लंबे समय तक फिजियोथेरेपी कराने से डिस्क प्रोलैप्स के केस में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? आपकी जेब पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सेहत तो आपकी इच्छा के ऊपर है। एक्यूट पेन में देयर इज नो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बैक पेन के लिए, यू शुड नेवर गो टू फिजियोथेरेपिस्ट इन एक्यूट सिचुएशन। कि क्या बिना किसी दवा के या सर्जरी के वो फ्रोजन शोल्डर का कुछ कर सकती है? 90% फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में एसोसिएटेड डायबिटीज़ होती है। वो जैसे हम बचपन में पीटी करते थे, ऐसे ले जाते थे, ऐसे ले जाते थे, ऐसे वो करके देखें तो जिस तरफ दर्द है उस तरफ का मूवमेंट और दूसरे हाथ के मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क। पर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये मरीज ने 3 दिन दवा खाई, वो ठीक हो गया, उसको लगा अब ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ना दवा खाने की ज़रूरत है, तो फिर वो क्यों आएगा? तो दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। मेरे बारे में फीडबैक भी देखेंगे तो बहुत रूड है, बहुत डांटते हैं, बट उससे मुझे फ़ायदा नहीं है। हम आपके फ़ायदे के लिए डांटते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि चाल चलन ठीक हो तो सब ठीक रहता है। अब इसे सेहत की नज़र से देखते हैं। हमने पहले आपको पॉडकास्ट में कई बार कहा डॉक्टर साहब के माध्यम से कि चलोगे तो चलोगे, और ये बहुत पॉपुलर हुआ। उसी भारी डिमांड के बाद एक बार फिर हम डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के साथ लौटे हैं। इस बार बात आपकी चाल और चलन दोनों पर होगी। चाल की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हमारी चाल खराब होने पर खुद ही दावत दे देती है, और ख़राब चाल की एक सबसे बड़ी वजह हम लोग खुद खरीद कर घर में लाते हैं, वो है हाई हील्स। हाई हील्स जो आपके फैशन को बढ़ाती हैं, कई लोग कहते हैं कि पॉस्चर को बहुत अच्छा करती हैं, सेहत का क्या करती हैं, इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, हाई हील्स जब हम खरीद के लाते हैं तो लगता है कि ड्रेस को भी एक नया लुक देगी और महिला की जो कदकाठी है उसको भी एक नया लुक देगी। सेहत के साथ हाई हील्स क्या करती हैं? देखिए, जब भी कोई नई हाई हील पहनने वाली जब लेके आती है तो सबसे पहली उसको इंजरी होने के चांस क्या होते हैं कि हाई हील में चलने की आदत नहीं होती तो पैर ट्विस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से, ये मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, आज आप खरीद के लाए, कल आपने चलना शुरू किया, और हाई हील का मतलब फैशन में आप प्लेटफॉर्म हील को हाई हील नहीं मानते हैं। हाई हील का मतलब पेंसिल हील आप मानते हैं, करेक्ट? तो वो अगर पेंसिल हील पहन के अगर कोई भी मैं ही चलने की कोशिश करूं तो मैं 2-4 बार तो जरूर गिरूंगा। महिलाएं तो संभाल लेती हैं मतलब पर उसी में लड़खड़ाते हुए कभी कभी एंकल स्प्रेन, लेटरल मेल्यूलस फ्रैक्चर एंड मीडियल मेल्यूलस फ्रैक्चर के साथ आती हैं। हाई हील से हाई हील को जो नया नया ट्राई करती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लंबा करती हैं, या अभी नया नया सीखा है और दौड़ने की कोशिश की या तेज़ी से उतरने की कोशिश की, भूल गई कि उन्होंने हाई हील पहुँचा हुआ तो पैर मुड़ा और वो 6 हफ्ते से 3 महीने का प्लास्टर के साथ घर जाती हैं। फिर वो कोई भी चप्पल नहीं पहन सकती। हाँ, फिर वो मतलब हाई हील्स उसके बाद वो तौबा कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये कि अगर आप हाई हील्स पहननी ही है तो इनिशियली जब आप उसे पहनना शुरू करें तो बहुत कॉशियस रहें। एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस ये है कि हाई हील्स में पेंसिल हील को पहनना ज़्यादा नुकसानदायक है एज़ कम्पेयर टू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में आप अगर आपकी हाइट कम है, वो मेल हो या फीमेल, वो अपने ऊंचे जूते कर ले, ऊंचे फुटवेयर कर ले जिसमें कि पूरा प्लेटफॉर्म हो, दैट इज़ फेयरली ओके, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर जब होता क्या है कि फ्रंट नीचे होता है और हील आपकी केवल अप होती है, तो उस सिचुएशन में लेग में अनस्टेबिलिटी आती है और जिसकी वजह से आपके गिरने के चांस होते हैं। तो अर्ली स्टेज में गिरना बचाएं अगर आपको पहनना मस्ट है। ओके। अब बात आती है कि फिर 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद तो हम फर्स्ट क्लास हैं। कुछ महिलाएं तो पहनती हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो अगर वो पहनती हैं तो उससे नुकसान क्या होता है? पहली चीज़ ये कि आप शूज़ पहनती हैं और एक हाई हील वाली, कोई सोशल इमरजेंसी आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, कौन भाग पाएगा?
हाई हील वाली तो नहीं भाग पाएंगी। हाई हील आपकी लाइफ की इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करती है इन केस ऑफ क्राइसिस। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि नहीं फिर भी हम लकी हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि पहली चीज़ ये कि आपका जो फुट है और हील का एंगल लगभग ये होता है, कुछ में तो और ही ज़्यादा होता है, देखा है मैंने, ऐसे ही रहता है पैर। हाँ ऐसे ही रहता है। ऐसे लोग अगर पूरे दिन चलेंगे ऐसे, तो एंकल के पीछे और एंकल के सामने दर्द आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट की मसल स्ट्रेच रहेंगी, पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, तो उनको जो काफ की मसल उसको उतना मूवमेंट करने के लिए इनर्शिया नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएंगी। तो ऐसी लेडीज़ को यूजुअली फुट में पेन हो सकता है, काफ में पेन हो सकता है। उसको बाद और एज प्रोग्रेस करती है, तो अगर हम 1000 लड़कियां लें जो हाई हील्स शुरू से पहन रही हैं और 1000 लड़कियां लें कि जो हाई हील्स नहीं पहन रही, नॉर्मल फुटवेयर पहन रही हैं, तो वो महिलाएं जिन्होंने हाई हील्स पहनी हैं उस ग्रुप में चांसेस ऑफ अर्ली आर्थराइटिस एट द नी इज हायर देन द नॉर्मल फुटवेयर। ओके जी। सेकेंड, नी के लेवल पे नी पेन इज हायर एज कंपेयर टू नॉर्मल फुटवेयर फीमेल्स। मैं फीमेल का कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ जी। क्यों? क्योंकि आपका जो पोस्चर होता है, उस पोस्चर में आप जब यूं खड़े होते हैं तो आपकी पीछे की बैक की सारी मसल्स टाइट होती हैं, स्ट्रेच रहती हैं। क्योंकि आप खड़े होकर देखिए तो अंदाजिए तो कि अगर आप बिना शूज के खड़े होते हैं तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारी मसल्स टाइट होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग पहनते हैं तो आपके स्पेशली पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी की मसल्स में फटीग जल्दी डेवलप होगी। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी की जो बोन्स हैं उसका ज़्यादा डिजेनरेशन होगा। यानी कि वो सारी प्रॉब्लम जो एक सिमिलर महिला में जो हाई हील्स नहीं पहन रही है उसमें और हाई हील्स पहनने वाली में हाई हील्स में ज़्यादा आएगी। जिसमें कि अब नी की प्रॉब्लम से हम आगे बढ़ते हैं तो काफ की मसल का पेन होना, नी में पेन होना, नी में ट्विस्टिंग इंजरी के चांसेस ज़्यादा होना, ये सब कुछ जो भी अनस्टेबिलिटी, हाई हील्स अनस्टेबिलिटी को ऐड करता है बॉडी में। घुटना लचक भी सकता है, घुटना लचक भी सकता है। चांसेस ऑफ फॉल हाई हील्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल। इंजरी होती है जी। हम सब कुछ नॉर्मल चलते हैं, फिर भी जो लॉन्ग यूज से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे, बैक पोस्चर, जैसे कि जो शियाटिक पेन टाइप का, नॉर्मली शियाटिक पेन कमर से शुरू होकर के पैरों की तरफ जाता है। हाई हील्स की वजह से जो साइड इफेक्ट की वजह से जिन लोगों को पेन होता है उसमें पेन यूजुअली नीचे घुटने के लेवल से शुरू होकर के ऊपर की तरफ आता है। और जब आप इस पोस्चर में चलते हैं तो आपकी बैक का आर्चिंग ऐसे ज़्यादा होती है। पोस्चर को करेक्ट करने के लिए बॉडी एक पोस्चर में चलती है, तो जो स्पाइन होता है ये नॉर्मल कर्वेचर, नॉर्मली ये इस तरह से होता है, ये इसके ऊपर ये लंबर स्पाइन है। अब जब आप हाई हील पहनते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये सीधा स्ट्रेट तना हो जाता है, तना की तरह हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ की मसल्स नीचे पुल करती हैं, नीचे की मसल्स एंकल को पुल करती हैं, तो ये ऐसे हो जाता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन। इससे क्या होगा, यहाँ की जो पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं इसमें फटीग डेवलप होगी, चांसेस ऑफ बैक पेन आपको बढ़ेगा। इसके बाद अगर आप क्रॉनिक यूज़र हैं तो आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस यानी कि डिजेनरेशन ऑफ स्पाइन की स्पीड हाई हील्स वाली महिलाओं में ज़्यादा होगी। यानी उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो समय से पहले कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की 60 में हो रही तो उसकी 50 में हो जाए, 40 में हो जाएगी, नो, 2-3 साल का फ़र्क पड़ सकता है। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको हाई हील्स कितनी पहननी है। मैं हाई हील्स के खिलाफ नहीं हूँ, पर आपकी अपनी शरीर के लिए हाई हील्स रेगुलर लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस यूज़ हार्मफुल है। आप कभी पार्टी में जाएं, आपकी ट्रेनिंग है, आप उसको सीखें और ओकेजनली पहने, दैट इज़ वेल एक्सेप्टेड, बट वो आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट होगी। तो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं फ्रॉम हेड टू टो, हील तक, हाई हील्स के नुकसान होते हैं। बैक पेन लंबे समय तक रह सकता है उन महिलाओं में जो हाई हील्स लगातार पहनती हैं? अगर वो एक्सरसाइज कर रही हैं, अपने आप को बाकी तरह से फिट रखा है, बैक की मसल स्ट्रांग है, तो उतना नहीं होगा। बट जो नॉर्मल रूटीन महिलाएं होती हैं वो ये सब नहीं करती हैं,
तो ऐसे में बैक पेन का चांस उसमें ज़्यादा होता है। अगर किसी मान लीजिए एक हाई हील पहनने वाली लेडी को बैक पेन हुआ एज़ कम्पेयर टू नॉन हील पहनने वाली बैक पेन वाली लेडी को बैक पेन हुआ, तो हाई हील वाली लेडी को रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इसी से आपको पता चलता है कि बॉडी की मैकेनिक्स कैसे चलती है। आपने पूरे बॉडी की जो वॉकिंग मैकेनिज्म उसको अल्टर कर दिया है बिकॉज ऑफ योर हाई हील। तो टॉप टू बॉटम जितने जॉइंट्स होंगे सब ओवर यूज होंगे, एक्सेस यूज होंगे, और जब एक्सेस यूज और ओवर यूज किए जाएंगे अनइवनली कि एक तरफ तो ज़्यादा यूज हो रहा है एक तरफ नहीं यूज हो रहा, तो उसमें डिजेनरेशन के चांसेस बढ़ेंगे जी। तो मेरी एडवाइस ये है कि हाई हील्स अगर ज़रूरत बहुत है तो पहने, अदरवाइज उसको रूटीन लाइफ का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। तो फैशन का ये एक ऐसा खतरा है जो आप खुद घर में लाकर अपनी सेहत पर मुसीबत को दावत देते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे खतरे होते हैं जो जाने अनजाने आपके वार्डरोब का हिस्सा बन जाते हैं। कपड़े किस तरह से पहने जा रहे हैं? अगर बहुत टाइट फिटेड कपड़े हैं, बहुत स्कर्ट्स ऐसी हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, क्या ये भी परेशानी पैदा कर सकती हैं? देखिए अब ये बहुत ही सेलेक्टिव सा सवाल है, और मेरे लिए फैशन के लिए आप लिमिटेड टाइम के लिए कुछ करें तो समझ में आता है, बट जहाँ तक रही आप रेगुलर अगर स्कर्ट्स पहनती हैं, टाइट कपड़ों से ज़्यादा नुकसान स्कर्ट्स करती हैं, क्योंकि जब आप स्कर्ट्स पहन के आप खुद इमेजिन कीजिए कि इफ़ यू आर वॉकिंग विद स्कर्ट्स, आपका गेट, वॉकिंग फ्रीडम, और जब आप जीन्स पहन के या कुछ भी ऐसे प्रॉपर कपड़े पहन के चलते हैं, तो आपका वॉकिंग फ्रीडम सब बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक ज़मीन आसमान का फ़र्क शायद आप फील करते होंगे। तो मेरे को ये लगता है कि टाइट कपड़े तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, बट चूंकि जो ओवर एक्सपोजर वाले कपड़े होते हैं उसमें लेडीज़ का वॉकिंग पैटर्न बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस बदल जाता है और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स आ सकती, बट अदरवाइज ऐसा कोई मेडिकल हार्म करें ऐसा मैं नहीं कह सकता। ओके, बैक पेन की हम बात कर रहे थे, चाहे हाई हील्स हो या किसी और वजह से हो, कभी कभी आता जाता है, कब जाकर वो एक मेडिकल प्रॉब्लम के तौर पर पहचाना जाना चाहिए? कोई भी बैक पेन जो आपको आया और चला गया 3 दिन में, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट बैक पेन आकर के चला जाए तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि, और इट इज़ ग्लोबल इंसिडेंस दैट एक फिट हेल्दी आदमी में भी साल में अगर 1 या 2 बार बैक पेन होता है तो दैट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। और एक आंकड़ा और देता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में आफ्टर कॉमन कोल्ड, जुखाम के बाद बैक पेन इज़ ए कॉमनेस्ट कंप्लेंट ड्यू टू विच पीपल गोज ऑन लीव। अच्छा, हाँ, तो हिंदुस्तान में बैक पेन पे छुट्टी नहीं मिलती लेकिन नहीं, वो डॉक्टर का पर्चा मांगते हैं, मिलती है। बट ये है कि हाँ, अगर मान लीजिए आप कहीं हैं और अचानक आपको दर्द हुआ, वो माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करना है 1 या 2 दिन के लिए, और कोई भी पेन किलर जो आपके घर में अवेलेबल है उसको 3 से 5 दिन लगातार खानी है, और आगे झुकने वाला काम नहीं करना है, आगे झुकने वाला काम नहीं करना है। बाकी अदरवाइज आप 3 से 5 दिन में अगर आप ठीक हो जाते हैं और वो आपकी लाइफ का फर्स्ट टाइम है तो यू शुड नॉट वरी अबाउट। लेकिन अगर कोई भी बैक पेन आपको हर 3 महीने में हो रहा है, कोई ऐसा बैक पेन जो आपको हुआ और 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है, एक ऐसा बैक पेन जो सीवियर है, आपको लॉक कर देता है, आपको उठने बैठने से रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपका पेन कमर से रेडिएट करके पैरों तक जा रहा है, झंझनाहट हो रही है, टिंगलिंग नमनेस हो रही है, तो यू शुड अर्जेंटली विजिट टू योर डॉक्टर। कई बार लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि झुके और फिर उठ नहीं पाए, ये क्या कंडीशन होती है और क्या ये अचानक किसी को भी हो सकती है? जी हाँ, ये किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। ये जो अचानक कैच वाला जो होता है, इसके 2 मेन रीज़न हैं। एक कि कभी आप झुकते हैं और आपकी बैक की मसल्स बहुत अच्छी नहीं है, तो चांसेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स ज़्यादा होते हैं, तो वो डिस्क आपको निकलेगी और बहुत दर्द होगा। इनिशियली वो बैक में होगा और ग्रेजुअली वो 2-4 दिन में पैरों में रेडिएट करने लगेगा। एक डिस्क इज़ अ रीज़न। दूसरा एक रीज़न जो बहुत कम लोग समझते हैं, आप देखिए जैसे ये स्पाइन है,
ये स्पाइन, हम इसमें ये हर जॉइंट में लिगामेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बॉडी भी एक मशीन है। जैसे हम कभी भी खाना खाते हुए अपने दांतों से जीभ को काट लेते हैं, सिमिलर सिचुएशन होती है कि अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि एक तरफ की मसल में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया दूसरी मसल से, तो इन दोनों जॉइंट्स के बीच में लिगामेंट फंस गया। वो वेरी सीवियर पेन करता है, लोकलाइज्ड होता है, रेडिएट नहीं होता है, जो रेस्ट से 100% रिकवर कर जाता है। तो इलाज क्या है? ये वाला जो सेकंड वाला पेन बताया, इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे आप खाना खाते हो, अपनी जीभ के काटने को चाह के भी रोक नहीं पाते, कभी कभी कट ही जाती है। इन द सिमिलर फैशन कि कभी कभी ये हो सकता है। तो जो कभी कभी हो रहा है, दैट इज नॉट अ डिजीज, दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो फर्स्ट रीजन मैंने बताया था, डिस्क, जब एक बार डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, डिस्क के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा पेरिफेरल सॉफ्ट इलास्टिक होता है। आप इसको यूं समझिए जैसे कि बादाम होता है, बादाम के अंदर एक सॉलिड अंदर गिठली होती है और चारों तरफ एक गूदा होता है। इसी तरह से ऑलमोस्ट इसी तरह की डिस्क होती है, जिसमें वो जो सीड है उसका वो उतना हार्ड नहीं है, पेरिफेरल स्ट्रक्चर काफ़ी इलास्टिक होता है, हार्ड नहीं इलास्टिक होता है। होता क्या है कि कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन में आके वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि बादाम की जो बीज है, आप एक तरफ दबाइए तो एक तरफ जिधर आप दबाएंगे तो जिस तरफ वो निकला उस तरफ एक रेंट सा बना देता है, चाहे वो बीज पूरा बाहर आया हो या ना आया हो, पर वो एक लैक्स स्पॉट बना देता है। तो जब आपको एक बार डिस्क प्रोलैप्स होता है तो वो जो बाहर का जो एनुलस होता है, उसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, उसमें को रेंट बना देता है, वीक स्पॉट बना देता है। तो जब एक बार डिस्क प्रोलैप्स होता है, इसीलिए आपने देखा बार बार डिस्क प्रोलैप्स होता है। आपको एक बार हुआ, आप ठीक हो गए, पैरों में गया ठीक हो गया, दवा ली ठीक हो गया, फिर आपने 1-2 साल 3 साल बाद में फिर झुके, फिर अचानक वो बाहर आ गया और फिर आप बिस्तर पे आ गए। इट इज बिकॉज उसकी एनाटॉमी ऐसी है। और इसको फिर बचाया कैसे जा सकता है? बचाने के लिए ओनली ट्रीटमेंट इज एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर स्पाइनल मसल्स, नथिंग एल्स। यानी बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। 95%, even up 93 to 95% of the disc patient, back patient should be and can be treated without surgery. आमतौर पर डॉक्टर साहब, मरीज जब डॉक्टर से मिलके आते हैं तो घर वालों को और अपने दोस्तों को बताते हैं हमारी C7 खिसक गई, L1 खिसक गई। तो कौन सी ऐसी डिस्क है जिसका खिसकना खतरनाक हो सकता है? ऐसा कुछ होता है क्या? डिस्क होता है, जैसे कि आप ये स्पाइन देखें, नीचे का ये सैक्रल स्पाइन है, ये लंबर है, इसमें नंबर होते हैं L5, L4, L3, L2, L1। इसके ऊपर D12, D11, D10, इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो सर्वाइकल C7 to C1 होता है। और जो बीच में ये जो ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये डिस्क मिमिक करने की कोशिश की गई है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आप देखिए, जब हम आगे झुकते हैं तो डिस्क आगे दबी, और ये देखिए पीछे की तरफ जब रिलैक्स एरिया होगा तो इसी वजह से यहाँ से डिस्क प्रोलैप्स होता है। और ये बिल्कुल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और इसी वजह से हम लोग आगे झुक पाते हैं। जो सबसे कॉमनली प्रोलैप्स डिस्क होती है वो सबसे नीचे की होती है। उसका रीज़न ये होता है कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये जॉइंट होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ये डिस्क सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे डिस्क का साइज बढ़ता जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। थोरैक्स से अब गर्दन में जब जाते हैं तो गर्दन में भी ऊपर डिस्क का साइज बढ़ता जाता है और नीचे थोरैक्स में छोटा होता है। तो जहाँ जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ का डिस्क स्पेस बड़ा होता है, डिस्क का साइज बड़ा होता है, वहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो या तो गर्दन वाला या गर्दन होता है या लोअर बैक पेन का होता है। और यही वजह है कि डिस्क नॉर्मली L4, L5, L5S1 के लेवल पे प्रोलैप्स होती है या सर्वाइकल C5, C6, C6, C7 लेवल पे
कॉमनली, क्योंकि उसी लेवल पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो वहाँ से प्रोलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप ये कह रहे हैं डिस्क प्रोलैप्स अगर होती है तो उसका इलाज एक्सरसाइज से हो सकता है? उसका इलाज सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट, बट सर्जरी इज नॉट मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी ओनली इन मैक्सिमम लेस देन 10% केसेस। अच्छा। 90% ऑफ द डिस्क प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम शुड बी एंड कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी, यस, विदाउट सर्जरी। अच्छा। हाँ जी। लंबे समय तक फिजियोथेरेपी कराने से डिस्क प्रोलैप्स के केस में फायदा होता है या नुकसान होता है? आपकी जेब पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और सेहत कुछ का नहीं। क्या होता है? सेहत तो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, आप ट्यूशन टीचर की तरह जब आया, उसने आपने क्लास में काम किया और वो चला गया, तो आपने होमवर्क नहीं किया। तो जैसे आप अगर होमवर्क नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, वैसे ही अगर सिर्फ फिजियोथेरेपी डिपेंडेंट आप रहोगे तो आपकी बैक का इलाज नहीं हो सकता। फिजियोथेरेपी इज रिकमेंडेड ओनली फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, स्मॉलर ड्यूरेशन एंड वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन। रेगुलर फिजियोथेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ, लग्जरी के लिए लोग कराते हैं, फिजियोथेरेपी को मसाजर की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ देयर चॉइस, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। शॉर्टर ड्यूरेशन को कैसे डिफाइन करें? कितने समय तक फिजियोथेरेपी करानी चाहिए? जो मेरा पैटर्न ऑफ, अगर मैं सर्जरी कर रहा हूँ या बैक की एक्सरसाइजेस, बैक की बात हो रही है तो बैक पे आते हैं। कोई पेशेंट मेरे पास आता है, वो एक्यूट जिसकी आप बात करें, बिल्कुल आया, सुबह वो नहाने के लिए गया, आगे झुका, तौलिया उठाने की कोशिश की या बाल्टी का मग्घा उठाने की कोशिश की और वो अटक गया, उसको लोगों ने उठा करके लिटाया, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें एक्यूट पेन में कभी भी फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। नहीं करानी चाहिए? नहीं करानी चाहिए। लोग मालिश वाला बुलाते हैं, गलत करते हैं। एक्यूट पेन में देयर इज नो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। तब फिजियोथेरेपी का रोल कब है? फिजियोथेरेपी का काम है कि आपकी उन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देना, जिस ग्रुप ऑफ मसल के वीकनेस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, इसका प्रिवेंटिव रोल ज़्यादा है, या ये कहें कि पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन में ज़्यादा रोल है, ट्रीटमेंट में उसका बहुत लिमिटेड रोल है। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपको बहुत दर्द हुआ तो वो फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लेते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट उनकी मसाज करता है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो एक्यूट पेन में जो फिजिकल थेरेपी वो लोग करते हैं, जैसे गर्म से सिकाई करना, अल्ट्रासोनिक करना, या कोई जो भी IFT वगैरह करते हैं, उन सब की कम ज़रूरत पड़ती है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बैक पेन के लिए, यू शुड नेवर गो टू फिजियोथेरेपिस्ट इन एक्यूट सिचुएशन। अगर बहुत तेज अभी दर्द हुआ है तो नहीं जाना चाहिए। आपको 100% बेड रेस्ट लेना चाहिए और जब भी समय हो आप डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद जब एक्यूट पेन आपका सबसाइड हो जाए, क्राइसिस ख़त्म हो जाए, जब आपका पेन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो, आप कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद फिजियोथेरेपी शुरू होती है, जो आपके उस ग्रुप ऑफ मसल को स्ट्रॉन्ग करती है जिसकी वीकनेस की वजह से आपको गर्दन का दर्द, आपको पीठ का दर्द या आपको कमर का दर्द हुआ है। अब बात करते हैं सर्जरी की। जब हम सर्जरी करते हैं तो जब कोई बोन फ्रैक्चर होती है तो उसका दर्द की वजह से वो यूज़ नहीं होती, तो उस एरिया की मसल्स वीक हो जाती हैं। तो सर्जरी के बाद ग्रेजुअली उस एरिया की मसल को स्ट्रेंथनिंग देना, ये पार्ट है फिजियोथेरेपी का। और मेरा ये मानना है कि फिजियोथेरेपी इनिशियली, जैसे सर्जिकल केस है, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, तो मेरा तरीका ये होता है कि 10 से 15 दिन ऑपरेशन के पहले अल्टरनेट डे सुपरवाइज की जाए, मरीज को सिखाई जाए ऑपरेशन के पहले, जिससे उसे सीखने में दर्द ना हो। जब दर्द हो तो उसे सीखा हो कि उसे करना क्या है, तो उससे फिजियोथेरेपी का टाइम ड्यूरेशन कम होता है। मैं हर सारे पेशेंट जो प्लान्ड होते हैं उनको प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी 1 हफ्ते की कराता हूँ। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में 10 दिन तक मैक्सिमम लगातार, उसके बाद अगले 20 दिन तक अल्टरनेट डे, उसके बाद हफ्ते में 2 बार, उसके बाद हफ्ते में सुपरवाइज करने के लिए 1 बार, अगर पेशेंट मक्कार है तो। सीखा नहीं उसने। हाँ, अदरवाइज आपका ये कोई रोल नहीं कि 3 महीने रोज आके फिजियोथेरेपी कराना। इसका मतलब आप खुद काम नहीं कर रहे हैं और आपके पास भगवान ने अच्छा खासा पैसा दिया है।
तो जो आपने कहा कि मैक्सिमम सर्जरी के बाद भी 20 दिन के बाद ज़रूरत नहीं है और फिर आप सीख जाएं, तो सीख तो आपने ली, फिर आप कब तक वो सीखी हुई चीज़ को खुद करें? जब तक आपकी बॉडी आपको ये ना लगे कि फिट हो गई है, तब तक आप खुद से वो एक्सरसाइज कर सकते जी। हैं। आप ही सबसे बड़े इवेल्युएटर होंगे कि व्हेन यू आर फिट। जब आपको लगे कि आप नॉर्मल हो गए तो की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बार बार कमर दर्द की शिकायत करते हैं, क्या कोई ऐसी गलतियां हैं जो टाली जा सकती हैं जिससे कमर दर्द ना हो? लाइफस्टाइल इशू है, क्या वजह है कि कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है? कमर दर्द ऐसा, मैं ये कहूँगा कि जो लोग सेडेंट्री लाइफ जीते हैं उनमें कमर दर्द के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिव लाइफ जीने वाले। हाँ, यह है कि कोई चीज़ ऐसी मैं बता दूं जिससे कमर दर्द ना हो और उस एडवाइस को इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों ने अपनी लाइफ में उतार लिया तो वो उनकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ जीजिए। जब आपको कमर दर्द हो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। लिमिटेड टाइम तक, जब तक आपका रिहेबिलिटेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक आप रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीजिए या सुपरवाइज लाइफ जीजिए। जैसे ही आप फिट हो जाए तो आप उतने ही फिट है जितना एक नॉर्मल लाइफ में आदमी फिट होता है। आप ऐसा कुछ भी मैं बता दूं कि आगे नहीं झुकना, वजन नहीं उठाना, जमीन पर नहीं बैठना, इट इज फॉर अ डिजीज्ड पर्सन, जब बीमारी इट इज फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन, जब वो बीमार है। रूटीन लाइफ में आपको जिंदगी पूरी तरह से जीनी चाहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। आज हम आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो ज़्यादातर लोगों ने हमसे बार बार पूछे हैं। एक सवाल ये है कि कुछ डॉक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं देते हैं और लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद आधी भी कर लेते हैं इसीलिए। तो ये ज़्यादा दवा कम दवा कैसे मरीज़ सेलेक्ट करे? कई डॉक्टर साहब पर्चे पे 10 दवाएं लिखते हैं, कई सिर्फ 2 लिखते हैं। ऑर्थोपेडिक मरीज़ सबसे ज़्यादा परेशान होता है, उसको पेन किलर्स बहुत लिखी जाती हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये मैंने बहुत सुना है कि सर मुझे हार्ड दवा मत लिखिएगा, हार्ड स्ट्रॉन्ग दवा मत लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग दवा मत लिखिएगा। हमें फार्माकोलॉजी में कोई भी ऐसी दवा बताई नहीं गई है जो हार्ड है या सॉफ्ट है। सारी दवाएं दवाएं होती हैं। आपको किसी पर्टिकुलर दवा से अगर एलर्जी है, दैट दवा में बी हार्ड फॉर यू, बट अदरवाइज सारी दवाएं लगभग एक सी हैं। अगर आप सुपरवाइज फैशन में लेते हैं, डॉक्टर की एडवाइस पे लेते हैं, जितने दिन डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतने दिन लेते हैं, तो आपको नुकसान होने के चांस मिनिमम है। लेकिन अगर मैंने किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिया कि 3 हफ्ते की दवा लो और 3 हफ्ते बाद आना दिखाने, तो वो 2 हफ्ते की दवा लेगा, 2 हफ्ते की खरीदेगा और 5 दिन खाएगा, 5 दिन में वो ठीक हो जाएगा तो दवा बंद कर देगा। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। किसी डॉक्टर ने अगर अपने सोच के लिखा है कि कितने दिन के लिए लिखी गई है, तो ड्यूरेशन में शॉर्ट करने से, दवा के ड्यूरेशन या प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन को शॉर्ट करने से आप अपनी बीमारी को बार बार बुलाते हैं। अगर आप जड़ से क्योर चाहते हैं तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है यू शुड फॉलो दैट। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि डॉक्टर लिखता है कि 1 महीने की दवा, 2 महीने की दवा, 3 महीने की दवा, और नीचे सबसे लास्ट में जो एडवाइस लिखी जाती है वो मरीज कोई नहीं देखता। वो लिखा होता है रिव्यू आफ्टर XYZ डेज। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल एवर। कि जो उसने बुलाया है ना, उसने कुछ समझाने के लिए बुलाया होगा ना। अगर आप मेरे पास एक्यूट पेन लेके आएंगे और मैंने आपको 20 दिन की दवा लिखी, आप फिट हो गए, आप नहीं आए, तो आप बार बार एक्यूट पेन में जाएंगे। जब मैंने आपको 2 हफ्ते बाद बुलाया तो शायद मैं ये बताने के लिए बुला रहा हूँ कि अब आप क्या करें, क्या ना करें, क्या फिजियोथेरेपी करें जिससे ये दोबारा रिकरेंस ना करें। डॉक्टर साहब, मरीज के मन की बात समझिए। मरीज ने 3 दिन दवा खाई, वो ठीक हो गया, उसको लगा अब ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ना दवा खाने की ज़रूरत है, तो फिर वो क्यों आएगा? तो दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, मेरे मुंह छुपाता है, उसे लगता है उन्होंने बुलाया था, नहीं गए, या उस मैंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया। खासकर मेरे साथ तो ये होता है क्योंकि मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे बारे में फीडबैक भी देखेंगे तो बहुत रूड है, बहुत डांटते हैं, बट उससे मुझे फ़ायदा नहीं है, हम आपके फ़ायदे के लिए डांटते हैं। वैसे ऐसे कहते हैं कि अगर डॉक्टर प्यार से बात कर ले तो मरीज की आधी बीमारी दूर हो जाती है। वो एक्चुअली उस लिए है जैसे कि जो लोग क्रॉनिक डिजीज़ वाले हैं, जैसे बीपी का पेशेंट है, जैसे न्यूरोसाइकेट्रिस्ट वाला पेशेंट है, डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, रोज रोज आना है, तो उसमें आपकी फ्रेंडशिप होनी ज़रूरी है। हड्डी के पेशेंट ने क्या बिगाड़ा है? अब बताता हूँ ना, हड्डी का पेशेंट तोड़ करके आया है, हड्डी के पेशेंट का जॉइंट बदला है, हड्डी के पेशेंट का कंधा जाम है,
जी। वो मेरे लिए नॉर्मल होने के लिए आया है, मेरे से दोस्ती करने नहीं आया है, वो ठीक होकर के दौड़ने के लिए आया है। चलिए तो जितना लंबा वो मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा या उसका फेल्योर है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि अगर डॉक्टर आपको डांट रहा है एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? अगर डॉक्टर आपको डांट रहा है कि आपने दवा पूरी नहीं खाई, तो इसमें डॉक्टर की कहाँ से गलती आई? चलिए ये डिबेटेबल है कि डॉक्टर साहब गुस्से वाले हैं, डॉक्टर साहब प्यार से बात करते हैं, मरीज़ को इलाज से फ़ायदा होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दवाओं की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कोई भी दवा ऐसी नहीं बताई गई। पेन किलर्स को लेकर ये परसेप्शन है कि वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कम से कम खानी चाहिए, और जैसा आपने कहा अगर 3 दिन पेन किलर खा के कोई मरीज़ ठीक हो जाता है पर उसके पर्चे पर 7 दिन लिखा है, उसे क्या करना चाहिए? उसको 7 दिन खाना चाहिए, और 7 दिन बाद डॉक्टर ने ये भी लिखा होता है कि मेरे पास 1 हफ्ते बाद वापस आई, उसे वापस भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेन किलर जो होता है, पेन किलिंग एक्शन एक केमिकल रिएक्शन होता है। जी। आपने सुना होगा सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से पेन परसेप्शन होता है। हम्म। जब हम दवा खाते हैं तो सबसे पहले केमिकल लेवल पे काम होता है, और जैसे ही दवा ली, केमिस्ट्री ने अपना काम किया, वो उसका इफेक्ट खत्म हो गया, आपको पेन फील होना बंद हो गया। यू आर नॉट फीलिंग द पेन, बट द सोर्स इज स्टिल लाइंग। अच्छा, मतलब पेन जिस वजह से हो रहा था, वो वजह वही है। वो वजह वही है, जी। आप पेन फील नहीं कर रहे हो। तो पहला इफेक्ट पेन किलर का ये होता है। इसलिए आपने दवा खाई, दर्द खत्म हो गया, आपने दवा बंद करके दोबारा खा रहे हो, फिर आप कहते हैं ये डॉक्टर बेकार का है। 2 बार आने के बाद दवा खाता है, ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है, डॉक्टर दूसरा बदलता है, फिर उसको भी फॉलो नहीं करता। एक्चुअली आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया। अगर आपको कहीं इन्फ्लेमेशन है, चोट लगी, यूजुअली ऑर्थोपेडिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, लिगामेंट की बात करता हूँ, टेंडन की बात करता हूँ, बोन एंड जॉइंट की बात करता हूँ। लिगामेंट में ब्लड सप्लाई मिनिमल होती है, टेंडन्स में ब्लड सप्लाई ना के बराबर होती है, लिगामेंट में ऑलमोस्ट निल होती है ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, वो केवल इम्बाइबिशन से, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू उसमें न्यूट्रिशन जाता है। बोन्स इतनी हार्ड होती है, उसकी ब्लड सप्लाई मिनिमल होती है। उस जगह पर, उस टिश्यू के अंदर की पैथोलॉजी ठीक करने के लिए केमिकल लेवल नहीं, आपको मैकेनिकल लेवल पे, जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन खत्म होगा तब तक आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी लेनी पड़ेगी। हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, विद इन ब्रैकेट पेन किलर लिखा होता है, या पेन किलर लिखा होता है, उसके बगल में एनएसएड लिखा होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो आपका पेन किलर एक्चुअली हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, जिसका काम इन्फ्लेमेशन कम करना है, ना कि आपके पेन को केवल खत्म करना है। आपका पेन इज सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन, और अगर आप इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं करोगे तो आपका पेन खत्म नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल समझ, अगर आपको फोड़ा हो, फुंसी हो, एप्सिस हो, तो उसमें आप 10 दिन दवा लेंगे, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू में है। अगर वही टेंडन इंजरी हो, बोनी इंजरी हो, लिगामेंट में इंजरी हो, उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, उसका इन्फ्लेमेशन खत्म होने में 3 से 6 हफ्ते का समय लगता है, मैं क्या करूं? राइट, इसीलिए वो पहले पेन का एहसास कम हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम हो रही है, और तब जाकर कहीं बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन क्योंकि 3 दिन में पेन का एहसास खत्म हो गया, तो 7 दिन वाली दवा आपने 3 दिन में बंद कर दी। ये भी एक मरीज़ के स्तर पर की जाने वाली बड़ी गलती है, जिससे फिर आप जूझते हैं बाद में। एक और पॉपुलर सवाल डॉक्टर साहब, लगातार मरीज़ हमसे पूछ रहे हैं कि घुटनों में दर्द तो रहता है, लेकिन कब जाके हमें ये सोचना चाहिए कि घुटने बदलवाने की नौबत आ सकती है? क्या मरीज़ पहचान सकता है इस बात को? बदलवाने का डिसीजन पेशेंट की तकलीफ, डॉक्टर का इलाज और एक्सरे की पोजीशन, तीनों जब एक लाइन में होती तब होती है। हाँ, घुटने का दर्द कब सिग्निफिकेंट है? अगर आपको रूटीन लाइफ में हर काम करने में दर्द होने लगा और वो 3 हफ्ते से ज़्यादा का है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एज 50 साल से कम है, 50 साल से कम है, ओके। अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है, आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, जो ग्रेजुअली शुरू हुआ, वेरी स्लो ऑनसेट, पहले डिस्कम्फर्ट हुआ, 1-2 दिन हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर हुआ, और अब धीरे धीरे बढ़ भी रही है इंटेंसिटी और रेगुलर भी हो रहा है, ऐसे लोग 3 महीने तक सुपरवाइज कर सकते हैं। अगर यूजुअली जो जॉइंट पेन होता है वैक्सिंग है, आया, बढ़ा, खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, आया, बढ़ा, खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया।
यानी कि जो उसका प्लेट्यू होता है वो बहुत पीक के फॉर्म में आता है और ख़त्म होता है। ऐसे जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है वो प्लेट्यू यूँ बढ़ता है, एलोंगेट होता जाता है। यानी कि हैप्पीनेस के पीरियड कम होते जाते हैं, पेनफुल पीरियड बढ़ते जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आपको दर्द हो रहा है, यानी कि आपके घुटने या हिप में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, आपको एक्सरे करा के देखना चाहिए। एक आखिरी टिप, आपका एक्सरे घुटने का हमेशा खड़े होके होना चाहिए। हिप को आप असेस नहीं कर सकते, पर सबसे ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट नी के होते हैं, मैं उसी का बता देता हूँ। नॉर्मली दोनों हिप में जब आप खड़े होकर करते हैं, एक हम और आप खड़े होंगे तो करीब करीब 1 सेंटीमीटर का गैप दिखता है, जो एज बढ़ने के साथ धीरे 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 कम होता जाता है। ये पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। एक सिचुएशन आएगी ये दोनों बोन्स एक दूसरे के बीच में चिपक जाएंगी। ये सिचुएशन है तो सर्जरी होगी। इसके पहले की सारी सिचुएशन में एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, इंजेक्शन सब हो सकते हैं। यानी उससे सिचुएशन को टाला जा सकता है, बस उससे डिले किया जा सकता है। ओके। आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, बहुत सारी महिलाएं फ्रोजन शोल्डर की शिकायत करती हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि क्या बिना किसी दवा के या सर्जरी के वो फ्रोजन शोल्डर का कुछ कर सकती हैं? सारे फ्रोजन शोल्डर का अपना एक लाइफ स्पान होता है। 9 महीने से 2 साल के बीच में सारे फ्रोजन शोल्डर अपने आप खत्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। तो उस दौरान 9 महीने से 2 साल में करना क्या है? उसे लेके घूमते यही आपने पूछा ना। तो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिजीज यही है कि 9 महीने से 2 साल में आप ट्रीटमेंट करें या ना करें, फ्रोजन शोल्डर खत्म हो जाएगा विद द टर्मिनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। यानी कि यहाँ पूरा सीधा उठेगा, यहाँ थोड़ा लिमिटेड उठेगा, और फिर वो वैसे ही रहेगा। फिर वैसे ही रहेगा। पर वो 1.5 से 2 साल का समय होता है जो ना, वो बहुत पेनफुल होता है। उसमें क्या करना है? उसमें क्या करना है, उसी के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है, पहली चीज। तो अगर आपका फ्रोजन शोल्डर 3 महीने से कम का है तो आपका एक्सरसाइज, मेडिसिन और 90% फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में एसोसिएटेड डायबिटीज होती है। अच्छा। स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 महीने पहले के फ्रोजन शोल्डर या पेन के साथ आए हैं, और पहले तो समझे फ्रोजन शोल्डर है क्या। हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। फ्रोजन शोल्डर को बोलते हैं पेरी आर्थराइटिस, मेडिकल टर्म में पेरी आर्थराइटिस शोल्डर बोलते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ, कंप्लीट। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। आपके कंधे के हर मूवमेंट में पेन हो रहा है, हर मूवमेंट में, आगे पीछे, दाएं बाएं, फ्रंट बैक, सारी मूवमेंट में पेन हो रहा है, देन इट इज फ्रोजन शोल्डर। आपके सारे मूवमेंट फ्री हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मूवमेंट में पेन हो रहा है, इट इज नॉट फ्रोजन शोल्डर, इट इज रोटेटर कफ टेयर और रोटेटर कफ इंजरी। ये समझने की बात है। फ्रोजन शोल्डर में बहुत सारे मरीज आते हैं कि ये हाथ उठ गया, ये हाथ उठ गया, ये हाथ उठ गया। इट इज नॉट कंप्लीट। आई एम सेइंग कंप्लीट तो ये हुआ, कंप्लीट ये हुआ, कंप्लीट ये हुआ, कंप्लीट ये हुआ। कंप्लीट मूवमेंट अगर हो रहे हैं और तो आप नॉर्मल है। सबसे बेहतर ये कि आप अपने दूसरे हाथ से कंपेयर कीजिए ना। बाइलेटरल साइमल्टेनियस फ्रोजन शोल्डर किसी को भी हो, बहुत रेयर फिल्म होता है, बहुत रेयर होता है। तो आप अपने दूसरे हाथ से कंपेयर कीजिए। अगर सारे डायरेक्शन के मूवमेंट आपके नॉर्मल हाथ से कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपको फ्रोजन शोल्डर है। सिंपल। और उसका ट्रीटमेंट इन अर्ली स्टेज, एक्सरसाइज, SOS पेन किलर। 3 महीने तक का हो गया है तो आपको करीब 3 से 6 हफ्ते तक के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जा सकती है विद एक्सरसाइज। जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, विद एवरी डिग्री ऑफ इंक्रीजिंग मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, आपको पेन होगा, वहां रुकना नहीं है, आपको उसको बढ़ाना है। वो एक्सरसाइज करते रहना। आज अगर 30 डिग्री तक खुला है तो कल 35 तभी होगा जब उसमें पेन होगा, पर कल 35 हो जाएगा। परसों फ्रॉम 35 to 40 जब आप ले जाएंगे तो फिर पेन होगा। तो ग्रेजुअली पेन होता रहेगा जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते, लेकिन आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ता जाएगा। इफ दिस इज हैपनिंग, क्लियर, समझ में आया? जैसे जैसे आपका मूवमेंट भी बढ़ रहा है और पेन भी हो रहा है, लेकिन कल से कम आज हो रहा है, लेकिन एक भी जरा डिग्री बढ़ेगा तो उतना ही दर्द होगा जितना कल हुआ था। लेकिन फिर भी अगर आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ रहा है तो योर ट्रीटमेंट इज गोइंग फाइन। तो आप पेन को बियर कीजिए और एक्सरसाइज करिए। 3 महीने के ज़्यादा होने के बाद कंधे के अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है
And that steroid injection is very valid, one of the excellent treatment available for periarthritis shoulder. तो जो महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि वो हाथ पीछे नहीं ले जा सकती, कोम नहीं कर सकती, बटन्स बंद नहीं कर सकती, ये सब पेरियार्थाइटिस शोल्डर और फ्रोजन शोल्डर का पार्ट है। लेकिन ये कम्प्लीटली फ्रोजन शोल्डर नहीं है। नहीं है। अच्छा, वो चेक नहीं करती ना। वो जैसे हम बचपन में पीटी करते थे, ऐसे ले जाते थे, ऐसे ले जाते थे, ऐसे वो करके देखें तो जिस तरफ दर्द है उस तरफ का मूवमेंट और दूसरे हाथ के मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। रिस्ट्रिक्टेड होगा। लेकिन चूंकि उनका काम चल रहा होता है तो जिस लेवल तक मूवमेंट में पेन नहीं होता वो वहीं तक यूज करती हैं, तो वो कल उससे और रिस्ट्रिक्ट होता है, तो ग्रेजुअल रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ग्रेजुअल रिलीज भी होगा, पर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसी फ्रोजन शोल्डर केसेस में फिजियोथेरेपी से फायदा होगा? 100% इसमें करानी चाहिए। करानी चाहिए, और कराने में भी आपको ज़्यादा करनी है, वो आपको सुपरवाइज करेगा। वो आपको सुपरवाइज करेगा। करनी आपको ही है। और किसी किसी केस में ज़रूरत पड़ती है और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, ट्रेंड, जो करते हैं। वो अपना विद एक्सपीरियंस आदमी सीख जाता है और उनको पढ़ाया भी जाता है, तो एक एक डिग्री वो रिलीज भी करते हैं। आप हाथ को ऐसे करके ऐसे करने की भी कोशिश करते हैं, हर टर्मिनल मूवमेंट को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, वो अपना कंट्रोल्ड फॉर्म में कर रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन अपने आप नहीं करनी चाहिए। मतलब अपने आप खुद कर सकते हैं, कुछ भी करिए। अच्छा, कोई नुकसान नहीं। आप ये समझ लीजिए, आप अपने हाथ से अपने नाखून को भी तोड़ नहीं सकते, तो हम तो फ्रोजन शोल्डर की बात कर रहे हैं। तो आप अपनी ताकत से कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे एक्सेप्ट वेट लिफ्टिंग। ठीक है, मतलब हमारे वर्ड्स को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। मतलब आप किसी भी तरह से आप अपने जॉइंट को तोड़ नहीं सकते हो। इसी तरीके से फ्रोजन शोल्डर को खींच करके आप जितना ठीक करो, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि आप खोलने की कोशिश कर रहे हो। नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हमें दर्द है तो मसाज करें कि ना करें। दर्द में करनी चाहिए मसाज करना। मसाज इज लग्जरी, आप कर सकते हैं। फायदा होता है, अच्छा लगता है, सूदिंग होती है मालिश करने से। कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। एल्बो की इंजरी में कभी भी मसाज नहीं करानी है। अच्छा, अगर आपने एल्बो की इंजरी में मसाज करा ली तो आपका एल्बो खत्म, सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा। 1 2, आपके घर में अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसको हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी के बाद आपको मसाज, कहीं और फ्रैक्चर भी हुआ है तो वहाँ मसाज कभी नहीं करानी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप कभी भी हेड इंजरी वाले पेशेंट मसाज ना कराएं, और एल्बो में तो कभी मसाज कराने की सोचे भी नहीं। यानी जो हम इस पूरी बातचीत से समझ पाए हैं, ऑर्थोपेडिक जो दर्द हैं उनका इलाज यही है कि करने से होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। कभी कभी दर्द का इलाज दवा होगा, कभी फिजियोथेरेपी होगा, कभी रेयर केसेस में सर्जरी भी होगा। लेकिन आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, अपने जॉइंट्स को जितना चला कर रखेंगे, उतना आपको कम से कम दवाओं, फिजियोथेरेपी और सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से सवाल अभी भी आपके मन में होंगे, उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, उनके जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। आज हम आपके दर्द के लिए थोड़ी सी राहत लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर।